नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एग्री फैमिली के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करेंगे फसलों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों के बारे में। फसलों को 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, लेकिन इनमें कुछ मेजर पोषक तत्व है यानी कि मुख्य पोषक तत्व हैं, कुछ इसमें सूक्ष्म पोषक तत्व है। इन्हीं सूक्ष्म पोषक तत्वों में एक पोषक तत्व है जिंक, जिसकी कमी होने पर बहुत ज़्यादा फसलों में प्रभाव पड़ता है। इसकी बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है, लेकिन इसकी कमी होने पर फसलों में फूल और फलन में देरी होती है, जड़ों का विकास नहीं हो पाता है, पत्तियों पर प्रभाव पड़ता है, फसलों को बहुत अधिक नुकसान होता है। तो इसकी अपन कैसे पूर्ति करें, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप पॉइंट देख सकते हो, जिंक, इस जिंक के बारे में अपन डिटेल चर्चा करेंगे और बताएंगे कि इसकी पूर्ति अपन कैसे करें, कितनी मात्रा इसमें फसलों में डालें। साथ ही पौधों को देखकर अपन कैसे पता लगाए कि इसमें जिंक की कमी है, इसके बारे में अपन डिटेल चर्चा करेंगे। तो जो किसान भाई चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बने रहे इस वीडियो में और टेक्निकल जानकारी लेते रहिए। साथियों, अपन बात करें जिंक की, यह जिंक पोषक तत्व है, इसकी अपन बात करें। सबसे पहले अपन बात करें इसमें कि अपनी जो खड़ी फसल है उसमें अपन पौधों को देखकर कैसे पता लगाए कि अपनी फसल में जिंक की कमी है। तो ये जो डायग्राम आप देख सकते हो, मैंने बनाया एक प्लांट का डायग्राम है और ये पत्ती का डायग्राम है। अगर अपन फसल के अंदर देखें तो जो ऊपर वाली नई पत्तियां हैं उनमें विशेष रूप से जिंक से प्रभावित होती है। सबसे पहले लक्षण जिंक की कमी के ऊपर की पत्तियों में आते हैं। जो ऊपर की पत्तियां होती है ये पीली पड़ने लग जाती है, ऊपर की पत्तियां पीली पड़ने लग जाती है। और जो ये पत्ती होती है इसके अंदर ये सिराएं होती है, ये सिराएं तो रहती है हरी, और जो इनके बीच का पार्ट होता है पर्णफलक, ये पीला पड़ने लग जाता है। तो यह इसकी प्रमुख रूप से पहली पहचान है। बाद में दूसरी पहचान की अपन बात करें तो जो पुरानी पत्तियां होती है, जो पुरानी पत्तियां होती है वो गिरने लग जाती है। इसके अलावा अगर तने के आधार पर अपन करें तो ये एक पौधे का डायग्राम है और इसमें जो ये इंटरनोड होते हैं, पौधे का जो तना होता है इसमें जो गांठें होती है, एक गांठ से दूसरी गांठ के बीच के हिस्से को अपन इंटरनोड कहते हैं। ये इंटरनोड छोटे रह जाते हैं, जिसके कारण भी पौधा प्रभावित होता है। और तीसरा, इसके अपन बात करें लक्षण की, तो जड़ें कमजोर हो जाती है। अगर सामान्य पौधे की तुलना में अपन इसकी जड़ को उखाड़ के देखेंगे तो जो प्रभावित पौधा है उसकी जड़ें कमजोर रहती है, यानी कि पूर्ण रूप से इनका विकास नहीं होता है। इसके अलावा फलन और फूलों में देरी आती है, यानी फूल देरी से आते हैं और फल भी सही से विकास नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रकार में नुकसान होता है। और इसके अलावा जो पत्तियां होती है वो आगे से मुड़ जाती है, ऐसे मुड़ जाती है। इसका मतलब है इसमें अपने पौधे में जिंक की कमी है। अब इस जिंक की कमी की पूर्ति अपन कैसे करें, इसके बारे में अपन चर्चा करें। तो सबसे पहले किसान भाई, जब अपन जो भी जिस सीजन में जो फसल लगाएंगे उससे पहले अपने मिट्टी की जांच करवा ले। मिट्टी की जांच के लिए आप मिट्टी का नमूना ले और नज़दीकी मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में आप ले जाके जमा करवाए। वहाँ पर जो भी जांच रिपोर्ट आएगी उसके आधार पे अपन इन पोषक तत्वों की पूर्ति करेंगे तो बहुत ही प्रभावी रहेगा। क्योंकि अपन अपने अनुमान से, अंदाजे से डालते रहेंगे तो कई बार कमी हो जाती है, कई बार ज़्यादा डाल देते हैं। तो जो पोषक तत्व होते हैं इनकी कमी रहती है तो भी पौधे प्रभावित होते हैं, और ज़्यादा रहते हैं पोषक तत्वों की, टॉक्सिसिटी हो जाती है तो भी पौधे प्रभावित होते हैं। तो हमें संतुलन बना के रखना है। साथियों, बात करते हैं अपन इस जिंक की पूर्ति अपन किसके माध्यम से करें और यह जो जिंक की मात्रा है अपन कब डालें और इसका किस प्रकार प्रयोग करें। तो बात करें अपन इसकी पूर्ति की, तो इसकी पूर्ति अपन दो माध्यम से करते हैं। तो जिंक सल्फेट के माध्यम से, दूसरा करते हैं अपन चिलेट जिंक के माध्यम से। जिंक सल्फेट दो रूप में आती है, 21% जिंक में आती है और 33% में आती है। 21% जिंक के साथ में 10% सल्फर भी आता है और 33% वाली जिंक में 15% सल्फर इसमें साथ में आता है। 33% वाली मोनोहाइड्रेट रूप में आती है और 21% वाली आती है हेप्टाहाइड्रेट में। और बात करें अपन चिलेट जिंक की, ये 12% इसमें जिंक आती है, ये ईडीटीए फॉर्म में आती है। अब बात आती है कि जिंक सल्फेट और चिलेट जिंक दोनों का प्रयोग अपन किस कंडीशन में करें, यानी कि जिंक सल्फेट का तो कब प्रयोग करना चाहिए और चिलेट जिंक का प्रयोग अपन कब करना चाहिए, इसके बारे में अपन बात करें। तो इनका प्रयोग अपन मिट्टी के पीएच मान के आधार पर करते हैं, यानी कि पीएच मान का पता अपन को होना चाहिए। जब मिट्टी की अपन जांच कराएंगे तो उसमें आ जाएगा कि अपनी मिट्टी कौन सी है, यानी कि अपनी मिट्टी का पीएच मान कितना है। तो जिंक सल्फेट का प्रयोग हमें करना है जब मिट्टी का पीएच मान 7.5 से कम हो। 7.5 से पीएच मान कम है उस कंडीशन में हमें जिंक सल्फेट का प्रयोग करना है, चाहे वो 21% वाली हो चाहे 33% वाली हो। क्योंकि इस कंडीशन में अपन प्रयोग करते हैं तो जिंक
प्लस सल्फर दोनों का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो जाता है। अगर अपन इसका प्रयोग अपन जिंक सल्फेट का अगर 7.5 से अधिक पीएच मान वाली मिट्टी में अपन प्रयोग करेंगे तो इसमें जो अपन जिंक सल्फेट देंगे वो पानी के साथ में घुल के जाएगी, तो उसमें सल्फर का तो यूटिलाइजेशन हो जाएगा लेकिन जिंक का नहीं हो पाएगा, क्योंकि 7.5 से अधिक पीएच मान होता है मिट्टी का, तो उसमें ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट होते हैं। यानी कि 7.5 से ऊपर पीएच मान वाली मिट्टी होती है वो लवणीय क्षारीय होती है, उसमें ऑक्साइड भी होते हैं, हाइड्रोक्साइड भी होते हैं और कार्बोनेट्स भी होते हैं, जो कि जिंक के साथ मिलकर जिंक ऑक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड और जिंक कार्बोनेट नामक कंपाउंड बना लेते हैं, जिसके कारण फिर जिंक की पूर्ति पौधों को नहीं हो पाती है। इसलिए उस कंडीशन में हमें जो 7.5 से अधिक पीएच मान वाली मिट्टी है उसमें हमें चिलेट जिंक का प्रयोग करना चाहिए, चिलेट जिंक का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि यह ईडीटीए फॉर्म में आती है, जिसके कारण जो भी जिंक होती है वो किसी भी कंपाउंड के साथ में अन्य कंपाउंड नहीं बनाती है, जैसे ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड इनके साथ मिलकर के कंपाउंड नहीं बनाती है और ईटीएफ फॉर्म में आती है, जो पौधों को आसानी से उपलब्ध हो जाती है और इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो जाता है। इसलिए हमें 7.5 से कम पीएच मान वाली मिट्टी में तो प्रयोग करना है अपन को जिंक सल्फेट, और 7.5 से पीएच मान से अधिक वाली मिट्टी है उसमें हमें प्रयोग करना है चिलेट जिंक, इससे प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो जाएगा। अब बात करें अपन इसकी मात्रा की, हमें कितनी कितनी मात्रा और कब लेनी चाहिए काम में। वैसे तो जिंक एक गतिशील पोषक तत्व है, इसलिए हमें इसकी लगभग पूरी मात्रा बुआई के समय काम में लेनी चाहिए, और बुआई के समय अपन काम में ले तो इसके लिए अपन बात करें पहले जिंक सल्फेट की, जिंक सल्फेट की 21% वाली, 21% वाली जिंक अगर अपन काम में लेते हैं तो अपन 10 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ या 25 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टर, दोनों एक ही बात है, ये अपन को काम में लेनी है और ये सारी मात्रा में बुआई के समय काम में लेनी है, उसी समय अपन को पूरी मात्रा इसमें दे देनी है। अगर 33% वाली जिंक की बात की अपन 33% जिंक की अपन बात करें तो यह अपन को काम में लेनी है 6 से 8 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़, 6 से 8 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ अपन को लेनी है। और चिलेट जिंक की अपन बात करें, चिलेट की जिंक की बात करें तो ये अपने 2 से 3 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ में काम में लेनी है। इसका मल्टीप्लिकेशन अपन ऐसे कर सकते हैं, 1 एकड़ का मतलब है 0.4 हेक्टर, एकड़ है तो हमें इसके हिसाब से मात्रा देनी है, हेक्टर है तो इसके हिसाब से मात्रा देनी है, यानी कि 0.4 हेक्टर होता है 1 एकड़ में। तो कन्फ्यूजन अपन को नहीं होना है, इस हिसाब से अपन को इसका यूज करना है। अगर अपन बुआई के समय अपन पूरी मात्रा नहीं दे पाते हैं, उस समय पूर्ति अपन नहीं कर पाते हैं, तो हमें खड़ी फसल में जिंक की पूर्ति करनी है। खड़ी फसल में जिंक की पूर्ति की अपन बात करें तो जब अपनी फसल 22 से 25 दिन की हो जाए, 22 से 25 दिन की अवस्था पर अपनी फसल हो जाए, उस समय अपन छिड़काव के माध्यम से भी जिंक की पूर्ति कर सकते हैं। अगर 21% वाली जिंक सल्फेट की अपन बात करें तो उसकी हमें 5 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल करके, यानी कि 0.5% का सॉल्यूशन, 0.5% का सॉल्यूशन घोल बना करके अपन को स्प्रे करना है। और 33% वाली जिंक की अपन बात करें तो इसमें हमें करना है 3 ग्राम प्रति लीटर, यानी कि 0.3% सॉल्यूशन, ये घोल बना करके अपन को स्प्रे करना है। दोनों का अपन प्रयोग कर सकते हैं। और वैसे चिलेट जिंक की अपन बात करें तो उसकी भी अपन 1 से 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बना करके स्प्रे कर सकते हैं। 21% वाली जिंक, 33% वाली जिंक और चिलेट जिंक, इनका प्रयोग हम कब करें, कैसे करें, कितनी मात्रा में करें, तमाम जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी गई है। हमारी जानकारी आपको कैसी लगी है, टेक्निकल जानकारी के बारे में कमेंट करके बताएं, और वीडियो अच्छा लगे तो अधिक से अधिक किसान भाई तक शेयर करें। मिलते हैं फिर ऐसे अपनी वीडियो में। जय जवान जय किसान।